आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकोर का भड़काने वाला वीडियो सामने आया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्पेश का यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अल्पेश गुजरात के लोगों को भड़का रहे हैं। पहले अल्पेश का भड़काऊ बयान देखिए। क्राइम करे छे साहेब, गुनाखोरी वधी छे, गामडाओ जोड़ेना घर्षणो वध्या छे, सामान्य गामडाना लोकोने मारे छे अने क्राइम करी अने पाछा त्यां जता रहे छे। तो एवा लोको माटे अहींया अमारुं गुजरात छे। आ कंपनीओनी ट्रको पण रोकाशे अने एना दरवाजा पण तूटशे। કેટલા લડી લેવાના મૂડમાં છે? પછી એવું ના થાય કે ધાડે ધાડા ઉતારે એટલે પાછા પડીએ। कंटेनर रोकवामां आवशे, ट्रको रोकवामां आवशे अने जरूर पड़े ट्रकोना टायर पण कापवामां आवशे साहेब। ए बावड़ रोकवा, बावड़ कापताय कोई नहीं रोकी शके। पछी कापीशुं ने बावड़े उकाळा पछी घरमां फरगावा लई जईशुं। बावड़ कापवामां तो सरकारनो कोई प्रतिबंध नथी। आ राजेशभाई यादव मारा बेटा त्यांथी लई लेवा आया। कम समय में अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक नेता कैसे गुंडा बन जाता है, आपने सुन लिया अल्पेश ठाकोर को। उधर 2019 में कांग्रेस को गुजरात का ठाकोर कांड महंगा पड़ सकता है। गुजरात में सक्रिय कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर की ठाकोर सेना उत्तर भारतीयों को डरा धमकाकर राज्य से बाहर जाने को मजबूर कर रही है। हजारों लोग डर के मारे अब अपने घर भी जा चुके हैं। कि अल्पेश ठाकोर ना आगेवानी नीचेनु जे संगठन छे ये संगठन द्वारा आ बधा एलान आपवामां आव्या। फैक्टरीओ पर जई के जुदी जुदी जग्याए जई के आ बिन गुजराती भाईओ बहनों ज्यां वसे छे, ज्यां रहे छे त्यां जईने एमने धमकी आपवामां आवी। राहुल गांधी ज्यारे सलाह आपवा निकळ्या छे, तमे जे व्यक्तिने प्रदेश प्रमुखथी पण उपर मानो छो, तमे जे व्यक्ति साथे सीधुं डायरेक्ट फोन उपर वात करो छो एवुं कांग्रेसना कार्यकरो आगेवानो कहे छे। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल जिस नेता को कांग्रेस से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, वे नेता कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकोर हैं। अल्पेश ठाकोर के संगठन ठाकोर सेना पर यूपी और बिहार के लोगों को मारने पीटने और गुजरात से धमकाकर भगाने का आरोप है। इस आरोप की पुष्टि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो भी कर रहा है, जिसमें ठाकोर समाज ठाकोर सेना का बार बार जिक्र हो रहा है। आज बोल के जाता हूँ और सुबह में चले जाओ, कल रात को मैं 9 बजे वापस आऊंगा। अब मेरा नहीं चलेगा, कल मैं आऊंगा ना, मेरा नहीं चलेगा, पूरे गांधीनगर जिले का पूरे गुजरात का चलेगा उधर। मेरे ठाकुर समाज उधर आएंगे तो ये नहीं बोलने का कि हमने नहीं बोला था। आज वार्निंग देने के लिए आया। लेकिन अल्पेश ठाकोर एबीपी न्यूज के कैमरे पर भावुक होते हुए आरोपों को खारिज कर रही हैं। पर दीकरो अहींया बैठो छे कहेशे तो हूँ तो बधुं छोड़ी दईश अने हूँ बहु गंभीरताथी कहूं छुं। परम दिवसे मने एवुं लागशे, हूँ आ बहु दावा साथे कहूं छुं, मने एवुं लागशे के आ खोटी रीते बनाव करवामां आवी रह्या छे। साहेब हूँ धारासभ्य में राजीनामुं आपी दईश। आ राजनीति मारी नथी। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल से बात करते हुए अल्पेश ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने कभी अपने लोगों को भड़काने वाला बयान नहीं दिया। मैंने कसूर क्या किया? मैंने ईमानदारी की लड़ाई लड़ी, मैंने जो लड़ाई थी सच्चाई की वो लड़ी। और कभी भी मैंने ये नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला मैंने कि गुजरात में से किसी को खदेड़ दो। और मैं उन यूपी बिहार और पूरे परप्रांतीय भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, मैं वो विघटकवादी नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। मैं राष्ट्रवाद की विचारधारा रखता हूँ। मैं उस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की विचारधारा को फॉलो करता हूँ जो मानवता की विचारधारा है। लेकिन उनका ये दावा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि एबीपी न्यूज को अल्पेश का एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें नौकरी के लिए अपने लोगों को वो 9 सितंबर को उकसाते नजर आ रहे हैं। काली मजूरी तमगड़ा उचकवा હોય તો આવો, આ ઓફિસ પર તમારા માટે કોઈ નોકરી નથી। સર કાળી મજૂરી માંગવા ગયા તો એના પર એવું જવાબ આવ્યું
કે તમે તો સુસ્ત છો, તમે કામ નહીં કરી શકો, અમે બહારથી લઈ જઈએ। बताया जाता है अल्पेश के इस बयान ने गुजरातियों के मन में गैर गुजरातियों के लिए जहर भरने का काम किया और फिर इसी दौरान रेप की घटना हुई जिसने उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग में घी डाल दिया। यूपी बिहार के हजारों लोग रोजी रोजगार छोड़कर घर लौट रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी अल्पेश को ही इस पलायन के लिए दोषी माना है। जो भी घटना घटी गुजरात में, उसमें कांग्रेस के नेता और जो बिहार के प्रभारी अल्पेश ठाकुर, उनके द्वारा जो गठित जो ठाकुर सेना, उसी ने जगह जगह ये हमला करवाने का काम किया है। असली कांग्रेस को अविलंब अल्पेश ठाकुर जैसे लोगों को जो दूसरे राज्यों के लोगों के प्रति घृणा का भाव या हमला करवा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस विवाद से अल्पेश ठाकुर का सियासी करियर दांव पर लग सकता है। अल्पेश ठाकुर गुजरात से कांग्रेस के विधायक हैं। अल्पेश बिहार में कांग्रेस के प्रभारी सचिव भी हैं। सचिव बनने के बाद कई बार बिहार जा चुके हैं। बिहार में नीतीश की पार्टी कह रही है कि अल्पेश को अगली बार बिहार आने दीजिए, देखिए कैसे स्वागत करते हैं। इन लोगों को सोंट के अच्छी तरह से इनके सही जगह पे पहुंचानी चाहिए। 372 गिरफ्तारियां हो गई है, ये अल्पेश ठाकुर भागे हुए हैं, कब तक बचेंगे? बिहार आने दीजिए, हम एयरपोर्ट पे बाकायदा गुलाब दे के स्वागत करेंगे इनका। लेकिन सवाल है कि इनको हिम्मत है बिहार आने की? राहुल गांधी किस मुंह से उत्तर प्रदेश और बिहार में वोट मांगेंगे कि बिहारियों और यूपीआई को पिटवाओ, उत्तर भारतीयों को पिटवाओ और फिर कांग्रेस आके यहाँ वोट मांगेगी। अल्पेश के संगठन की गुंडागर्दी से कांग्रेस की परेशानी इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि गुजरात में वैसे भी कांग्रेस मजबूत हालत में है नहीं। बिहार में थोड़ी बहुत जो टिमटिमाहट दिख रही थी, उस पर इस घटना से पानी फिर जाएगा। अल्पेश के संगठन का ये कांड कांग्रेस को सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी और झारखंड में भी नुकसान पहुंचाएगा। अल्पेश कांड से कांग्रेस और अल्प न हो जाए। राहुल गांधी के विधायक गुजरात कांड को लेकर घिरे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी सेल्फ गोल मार रहे हैं। राजस्थान में प्रचार करने पहुंचे तो उत्तर भारतीयों की पिटाई का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि आखिर पीट कौन रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और जो हमारे युवा हैं, जो आज गुजरात से मार के भगाए जा रहे हैं, जिनको गुजरात में मार कर भगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों से युवाओं को वहां से मार के भगाया जा रहा है, क्योंकि हम प्यार से काम करते हैं, वो नफरत से काम करते हैं। और बीजेपी आरएसएस के लोगों को समझाइए कि देश को तोड़ने से किसी का फायदा नहीं होता है। हिंदुस्तान जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, बिहार से आगे बढ़ना चाहता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को घेरने की कोशिश में राहुल गांधी ने सेल्फ गोल मार दिया है, क्योंकि राहुल गुजरात में उत्तर भारतीयों के पलायन का पापी बेशक बीजेपी को बताने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आरोप उनके विधायक अल्पेश ठाकुर की ठाकुर सेना पर लग रहा है। कांग्रेस को अविलंब अल्पेश ठाकुर जैसे लोगों को जो दूसरे राज्यों के लोगों के प्रति घृणा का भाव या हमला करवा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो गुजरात सरकार से भी आग्रह करूंगा, अगर आवश्यकता पड़े तो अल्पेश ठाकुर जैसे लोगों को पकड़ कर जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। देश का माहौल बिगाड़ने और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का एक उसको इमेज खराब करने के लिए राहुल गांधी ने अल्पेश ठाकुर के साथ मिलकर के ये साजिश रची है। गुजरात के वर्तमान संकट के पीछे कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अल्पेश ठाकुर विधायक का हाथ है। उनकी ठाकुर सेना ने सबसे पहले बिहारी भगाओ कार्यक्रम चलाया, इस संगठन पर बैन लगे और उसको गिरफ्तार किया जाए। अब राहुल गांधी अल्पेश ठाकुर पर क्या कोई एक्शन ले पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे राहुल गांधी राजस्थान के धौलपुर में थे, लिहाजा कई और मुद्दों पर भी बीजेपी को उन्होंने घेरने की कोशिश की। लगे हाथ अपनी पार्टी के नेताओं को भी चेता दिया। बीजेपी का एमएलए महिलाओं का रेप करता है, यूपी का चीफ मिनिस्टर उसको बचाने की कोशिश करता है, प्रधानमंत्री उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो सच्चा नारा मैं आपको बताता हूं, बेटी पढ़ाओ और बीजेपी के एमएलए से बेटी बचाओ। पैराशूट से जो भी आने की कोशिश करेगा, पैराशूट का धागा मैं काट दूंगा, तो ऊपर से गिरेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़े, जो कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन पे लड़े, लाठी खाए, उनकी हम सरकार बनाए।
राहुल गांधी राजस्थान में इसलिए भी इतना गरज रहे हैं क्योंकि वहां बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता जा सकती है और इसी को भुनाने के लिए राहुल गांधी वसुंधरा को उन्हीं के गढ़ में ललकार रहे हैं। आज राहुल ने रोड शो करके भी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला कार्यक्रम था। 7 दिसंबर को राजस्थान में वोटिंग है और 11 दिसंबर को एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे सबसे तेज चुनावी नतीजे। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली सियासी खबर का हम रुख कर लेते हैं, जो आज की दिन की बड़ी खबर रही। मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर की कुर्सी खतरे में है। विपक्ष ने यौन शोषण के आरोपों को लेकर सफाई की मांग करते हुए इस्तीफा तक मांग लिया है। अभी तक अकबर साहब ने इस पर कोई स्थित अपना बयान नहीं किया है और जब तक वो बयान न करें तो एक ही तरफ का बयान रहेगा, तो बेहतर ये होगा कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुप्पी बांधे बैठे हैं, उनको भी बोलना जरूरी है कि एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जब आप पर उंगलियां उठती हैं और आपके सरकार के केंद्रीय मंत्रियों पर उंगलियां उठती हैं, तब आप चुप हो जाते हैं। क्या इस मामले की पड़ताल हो या ना हो? नहीं, जरूर होना चाहिए। हर चीज़ का, हर रिपोर्टेड क्राइम पर, स्पेशली महिलाओं के कानून के आधार पर होना चाहिए। हम कहते हैं कि एक फेयर इंक्वायरी होना चाहिए। जब नागरिकों ने एक अभियान बनाया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि तुरंत उन्हें बर्खास्त किया जाए। किसी का भी नाम आए, बहुत ही प्रामाणिक सूत्रों के माध्यम से नाम आया है, नाम पब्लिक स्फीयर में है, जब तक उनके ऊपर आरोप जो हैं वो क्लियर नहीं हो जाते हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। विपक्ष के इस बार से विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का सिंहासन डोल रहा है। एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये इतना बड़ा मामला है कि देश के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से पत्रकार सवाल पूछते रह गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। Ma'am, there are serious allegations leveled against Mr. M.J. Akbar. These are sexual harassment allegations. You're a woman minister in charge. Yes, ma'am. Will there at least be an internal probe man? Will there be a probe man on the allegations? सुषमा पर सवालों की बौछार इसलिए हो रही है क्योंकि उनके नीचे काम करने वाले विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एमजे अकबर पत्रकार थे तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए मुंबई के एक होटल में उनको बुलाया, शराब पीने को कहा और बिस्तर पर साथ बैठने को कहा। इन आरोपों के बाद विपक्ष एमजे अकबर से इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी के सांसद उदित राज बचाव में कूद पड़े हैं। या उसके कान पर बंदूक की नाल लगा कर रखी गई है 10 साल तक। ये भाई, इससे औरतों का ही नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब कि ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए, केस बाय केस होना चाहिए। कल अगर वो इन्वेस्टिगेशन के बाद और एमजे अकबर पाक साहब निकल जाते थे, एमजे अकबर तो बर्बाद हो ही गए ना। उदित राज भले ही अकबर का बचाव कर रहे हों, लेकिन मामला बड़ा और संगीन है, लिहाजा बीजेपी को ये भारी भी पड़ सकता है। दर्शकों को बता दें, एमजे अकबर देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों के संपादक रहे हैं। अभी बीजेपी के राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। 1989 से 91 तक किशनगंज से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लग रही इन आरोपों के बाद सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि अकबर का सिंहासन डोल रहा है। बीजेपी बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन विरोधी इस नारे को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले अगर बड़ा बवाल हुआ तो बीजेपी को घाटा होगा और हो सकता है कि इस घाटे से बचने के लिए अकबर की गद्दी छीन ली जाए। अकबर को लेकर सरकार क्या करती है, इस पर रहेगी अब हमारी नजर। उधर मायावती ने साफ कर दिया है कि वो सीटों की भीख नहीं बल्कि सम्मान के साथ सीट चाहती हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस मतलब को समझ जाए तो ही बेहतर है, नहीं तो मोदी चुनावी मैदान में किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली में मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मायावती ने जो कुछ कहा वो 2019 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मायावती ने कहा है कि गठबंधन के लिए उनकी पार्टी ने सम्मानजनक सीट मिलने की शर्त रखी है। गठबंधन में बीएसपी सीटों के लिए भीख नहीं मांगेगी। मायावती ने भीख शब्द का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी बात कही है।
मायावती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 3 राज्यों के चुनाव का बिगुल बज गया है। पिछले दिनों कांग्रेस के महासचिव रहे दिग्विजय सिंह ने एबीपी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया था उसको लेकर भी मायावती काफी नाराज हैं। दबाव बहुत है मायावती जी पर। किस बात का दबाव? केंद्र सरकार का, अमित शाह मोदी दबाव है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, बहुत ज़्यादा ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं राजनेताओं को दबाने के लिए। बीएसपी से कांग्रेस का एमपी छत्तीसगढ़ में गठबंधन नहीं हुआ है। यूपी को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। माना जा रहा है कि यूपी में मायावती खुद 50 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती हैं। इसके लिए अखिलेश यादव तैयार भी हो सकते हैं, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस को लेकर पेंच फंसा हुआ है। विजय पथ पार्ट 2। विजय पथ में आज विजय विद्रोही आपको उत्तर पश्चिम दिल्ली का मूड बताएंगे। यहां से बीजेपी के उदित राज सांसद हैं। उदित राज आज चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि यौन शोषण के आरोपी केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के बचाव में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उदित राज दिल्ली में दलितों का बड़ा चेहरा भी हैं। देखिए विजय पथ में दिल्ली में मोदी के इस दलित चेहरे सांसद की पड़ताल, उनको लेकर वहां की जनता क्या सोचती है, बताएंगे विजय विद्रोही। विजय पथ में कल हमने आपको साउथ दिल्ली की पड़ताल दिखाई। विजय ने यहां के बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी और पीएम मोदी के काम पर लोगों की राय जानी। आज देखिए उत्तर पश्चिम दिल्ली से विजय पथ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय पथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। हम इस समय दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर हैं। यहां से सांसद हैं बीजेपी के उदित राज। आज हम उनके कामकाज की पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं यहां से 15 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जिसका 2019 के लोकसभा चुनाव से बहुत गहरा रिश्ता है। दिल्ली की इन भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए विजय पथ की टीम अपनी मंजिल की ओर जा रही है। कहीं ट्रैफिक जाम है तो कहीं रोड पर गाड़ियों का रेला, लेकिन कुछ देर चलने के बाद विजय पथ की टीम को ऐसी सड़क से गुजरना पड़ा जो लग ही नहीं रही थी कि वो दिल्ली में है। दोपहर के वक्त भी सड़क सुनसान है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। साफ सुथरी सड़क से होते हुए हमारी टीम उस गांव में पहुंची जिस गांव का नाम है जौनती। हमारी गाड़ी रुकी तो कैमरामैन वेद पांडे को बिजली के तार पर उछल कूद करते 3 बंदर दिख गए। हमारी टीम ने बंदरों के इस खेल को कैमरे में कैद किया। बंदर वाले वीडियो को कैमरे में कैद करने के बाद विजय पथ की टीम गांव में आगे बढ़ी। गांव में सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, साफ सफाई भी आदर्श ग्राम टाइप की दिख रही है। एक स्कूल के बाहर विजय पथ की टीम रुकी। विजय विद्रोही ने लोगों से जो बात की वो आप तक हम पहुंचाएं, उससे पहले विजय विद्रोही से जानिए कि वो इस गांव में क्यों आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरित क्रांति की शुरुआत इसी जौनती गांव से हुई थी। 1964 में एमएस स्वामीनाथन ने मैक्सिको से लाए गए गेहूं की एक खास किस्म को यहां बोया था और यहीं से फिर उस गेहूं की किस्म से जो फसल हुई थी उसका बीज पूरे देश भर में भेजा गया था। अब इसी खेत, बीज और किसान के आसपास इस वक्त देश की सियासत घूम रही है। 2019 के चुनाव में किसान बड़ा रोल अदा करेगा। यही वजह है कि किसानों को लुभाने के लिए पीएम मोदी मौका मिलते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करना नहीं भूलते। आप सबको भली भांति पता है कि एमएसपी के अंदर हमने तय किया है स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार लागत जो होगी इसका 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। इसकी घोषणा हमने ऑलरेडी करके लागू कर दिया है। अभी पिछले दिनों यूपी के अलावा देश भर से आए किसानों ने 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी की थी। पुलिस की प्रदर्शनकारियों से यूपी गेट पर भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारी किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी मांगे भी कर रहे थे।
किसानों की किस्मत मोदी राज में बदल पाई या नहीं, इसे जानने के लिए हम इस वक्त जौनती गांव में हैं। इस गांव में इंदिरा गांधी के जमाने में लगा पत्थर आज भी नजर आता है। बुजुर्ग किसानों ने यहाँ विजय विद्रोही से अतीत की यादें साझा की। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन 1967 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर इस गांव जौनती में आए थे। हमारे साथ यहाँ के कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। तो आपकी उम्र क्या थी उस समय जब आए थे? 15 साल। तो क्या आपने देखा इंदिरा गांधी और स्वामीनाथन को? क्या किया था उन्होंने? वो उन्होंने तो जब तक बच्चे थे ना इतना था, भीड़ भी अच्छी थी और बोलते भी अच्छे थे। और ये बीज उसका उद्घाटन करा था गेहूँ का। वो मैक्सिको से बीज आया था वो। हाँ, वही। उससे यहाँ पे फसल पहली बार गेहूं की फसल अच्छी, बहुत अच्छी हुई थी, बहुत बढ़िया फसल हुई थी। और यहाँ से गेहूँ का बीज बाहर बहुत बिका। क्या आपका नाम क्या है? मेरा कृष्ण कुमार। तो उस समय यहाँ गेहूं उगाया गया था? हाँ, गेहूँ लगाया था जी, और वो बिका भी बहुत ज़्यादा, बढ़िया फसल हुई, निकला भी अच्छा था। वो बीज के लिए उगाया गया? हाँ, बीज के लिए। तो यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत? हाँ, यहीं से, इस गांव से शुरू हुई थी। जो आपको क्या याद है उस समय? उस समय का हम 15-16 साल थे, उनको हमने फेसली उनको देखा है, उनको इंदिरा गांधी को भी, उनको भी, स्वामीनाथन को भी। आज के ये बुजुर्ग किसान हरित क्रांति के वक्त 15-16 साल के थे। इन लोगों से बात हुई तो फिर हमने वहां पहुंचे एक युवक से स्थानीय सांसद उदित राज के काम को लेकर सवाल पूछा। उदित राज ने ये गांव आपके सांसद ने गोद ले रखा है, तो यहाँ कुछ विकास के काम हुए 5 साल में? विकास कोई काम नहीं हुआ सर। उन्होंने गली भी आप देख सकते हो, इधर इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। और इधर ये हॉस्पिटल के लिए अलॉट की थी जमीन, ये भी खाली पड़ी, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। कब अलॉट की थी? वो गांव में आए थे, वो बोल रहे थे कि हॉस्पिटल बनेगा यहाँ पे। 2 साल 3 साल? 3 साल पहले बोला था। 3 साल से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, खाली पड़ा है, बिल्कुल नहीं रखा सर। और खाली एक इधर जैसे आप गाँव में घुसते हैं तो इधर बॉर्डर है, वो गेट बना रखा है खाली, और कुछ नहीं है सर। और कोई विकास नहीं किया। केजरीवाल की सरकार ने भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया सर। वो जो एमएलए वो आता ही नहीं यहाँ पे, वो कहता है तुम्हारा गांव को ले रखा, वहाँ बात करो तुम जाके। उनके पास जाते वो वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं सर। गांव वालों की परेशानी ये है कि गोद लेने के बाद सांसद ने काम नहीं किया और आम आदमी पार्टी के विधायक कहते हैं कि ये गांव उनका नहीं है। यानी विकास की लड़ाई में गांव वाले राजनीति के शिकार हो रहे हैं। यही बात बातचीत में शीला भी कहती हैं। विकास का कुछ काम हुआ है? यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हर रोज कुछ भी नहीं हो रहा। गाल पानी, मतलब बिजली, 8-8 घंटे बिजली चली जाओ गांव में, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के सांसद उदित राज ने तो इस गांव को गोद ले रखा है। गोद नाम का गोद है और कुछ नहीं है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि ना तो यहाँ का सांसद उदित राज ने कुछ काम कराया, ना केजरीवाल ने, दोनों ने कुछ होता देखा नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और तो ये सामने ग्राउंड पड़ा है, ये तो गांव की शोभा है, इसमें देखो कितनी गंदगी फैल रही है, कुछ नहीं कर सकते वे। इसमें तो अस्पताल खुलना था अभी तक। इसमें कुछ नहीं होगा, गंदगी फैलेगी बस। विजय पथ की टीम गांव में घूम रही थी, उसी दौरान ट्रैक्टर पर आते किसान दिख गए। गाड़ी रोककर विजय ने नाम पूछा और बातचीत शुरू की। 5 साल में कुछ विकास हुआ इधर? कुछ भी नहीं हो रहा। आपका जो सांसद है उदित राज, उसने तो ये गांव गोद ले रखा है। मैं दिखा दे दो क्या रखा है, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये देख लो ने, साफ सफाई है, ये गोद ले लिया। यो क्या रखा है इसने, हमने तो कभी देखे नहीं। 2-4 उनके साथी हैं, वे घूम रहे गांव में, ये है। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। मोदी सरकार बेचारे वो तो देश के लिए घूम रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। ये उस गांव की कहानी है जिस गांव को बीजेपी के सांसद उदित राज ने गोद ले रखा है। उदित राज बीजेपी में आने से पहले जस्टिस पार्टी चलाते थे। 2014 में बीजेपी ने यहां से उन्हें टिकट दिया। उदित राज को 6,29,000 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी की राखी थी, जिन्हें 5,23,000 वोट मिले। इन दिनों उदित राज बीजेपी से अलग लाइन लेकर चल रहे हैं। SC/ST एक्ट को लेकर काफी आवाज बुलंद कर चुके हैं। 2019 में टिकट का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इस गांव में लोगों से बात करने के बाद विजय विद्रोही बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ निकले। यहाँ विजय विद्रोही दाल के एक व्यापारी से मिले। दाल के दाम चुनावों का गणित गड़बड़ाने का मादा रखते हैं। पिछले साल दाल के दाम 200 रुपए पार होने पर बहुत हंगामा मचा था। हम बवाना में एक दाल
मिल मालिक यहाँ हैं, मनीष सिंघल हैं। तो मनीष जी, सबसे पहले तो यहाँ के सांसद उदय राज के कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, उदित राज जी के बारे में तो, क्योंकि यहाँ तो जो हम जानते हैं, सन 2014 में जो हमने वोट दिया था वो मोदी जी को दिया था। अगर उदित राज जी को उन्होंने सांसद बनाया तो बीजेपी की मर्जी थी, यहाँ वोट बीजेपी को दिया गया। उदित राज जी को तो हम यहाँ कदा देखते हैं, तो टीवी पे ही देखते हैं, यहाँ तो नहीं देखते। तो विकास के काम 5 साल में कुछ हुए हैं? 5 साल में विकास के काम ये है कि मोदी सरकार जो काम कर रही है वो ज़मीन पे यहाँ नज़र आते हैं। एज ए सांसद अगर आप उनके बारे में बात करना चाहते हैं तो मतलब हमें कोई बहुत ज़्यादा उनसे यहाँ पे उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि वो प्रशंसनीय है। अच्छा, लेकिन अगर हम व्यापार की बात करें, दाल की बात करें, तो आपको लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब इस समय चल रहा है? देखिए, जो कुछ समय पहले दाल में महंगाई आई थी, अब तो वो कंट्रोल में है और दालों के रिटेल में रेट चाहे थोड़े महंगे हैं, पर होलसेल में हम दाल वाले आज पिस रहे हैं। चाहे तैयार दालों के रेट 40 से 60 रुपए किलो के बीच में है। और ये हालांकि ये समस्या ज़रूर है कि वो रिटेल में जाते जाते 100 और उससे ऊपर भी बिक्री है। तो उसमें मैं कहूँगा कि भाई क्षेत्रीय सरकारों को, राज्य सरकारों को इस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। होलसेल में दाल बहुत सस्ती है, लेकिन जो रिटेल है उसमें, रिटेल सेक्टर के अंदर थोड़ी सी जो है लापरवाही कह सकते हैं सरकारों की है। खासतौर पे दिल्ली में जो अगर रिटेल में कोई महंगाई है तो उसमें दिल्ली सरकार को देखना चाहिए। होलसेल में दाल 40 नीचे में और 60 ऊपर में, इससे ऊपर कोई दाल नहीं है। यानी सरकारों ने नहीं देखा। तो आप जानते हैं दिल्ली में एक बार प्याज के कारण सरकार चली गई थी। अगर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो आटे दाल का भाव जनता याद दिला देगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के तो 5 साल में एक बार मौका जरूर मिलता है। ये लोकतंत्र की खूबी है और उस लोकतंत्र की अपनी जो ताकत है जनता 5 साल में एक बार जरूर दिखाती है। सांसद का काम जान रहे विजय विद्रोही दिल्ली से जिस नॉर्थ वेस्ट लोकसभा इलाके में घूम रहे हैं, उस इलाके में गांव और बवाना औद्योगिक इलाके का मोड़ आपने देखा। अब विजय रोहिणी जैसे शहरी इलाके की ओर निकले। विजय रोहिणी की एक हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे और घर की सीढ़ियों से होते हुए पहुंचे महिलाओं से बात करने। आपके इलाके में पिछले 4-5 साल में आपको लगता है कुछ तब्दीलियां आई हैं? जी, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत तरक्की हुई है। बारिशों में पानी इकट्ठा नहीं होता, जो कि आज एक पूरी दिल्ली की क्या पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है। और जो मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है उसके अंडर ये जो कूड़ा घर है दिल्ली रोहिणी में तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं सब। शायद इक्का दुक्का कोई कूड़ा घर होगा। और एक हमारे यहाँ के विधायक जो हैं विजेंद्र गुप्ता जी, एक और आजकल उन्होंने शुरू किया है कि हर सोसाइटी में एक वो ओपन जिम लगा रहे हैं, जिससे जो लेडीज़ वर्किंग है देर सवेर जिम या पार्क में नहीं जा सकती, वो वहीं पर खुले में अपने यहाँ वर्कआउट कर सकती हैं। आपकी ज़िंदगी कितनी बदली 5 साल में? बहुत पॉजिटिविटी लगती है। मतलब पहले मैं ऐसे किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन हाँ पहले था कि ठीक है चल रहा है, किसी को भी वोट दे दो, सब एक जैसे हैं, एक ऐसा फील आता था। लेकिन अब एक उम्मीद है, मतलब पिछले 5 सालों में काफ़ी हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि कुछ बेटर होगा। एजुकेशन सिस्टम ही है, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं। मेरा एक बेटा 10th में है, एक 12th में है बच्ची। तो मतलब एक ना बहुत इनसिक्योरिटी सी थी कि कितना ही पढ़ लो, कोई कुछ ऐसा लगता था कि कोई स्कोप ही नहीं है, बस भगवान भरोसे है। लेकिन अब लग रहा है कि शायद अगर 5 साल और मतलब मोदी जी आ जाएं तो बहुत बहुत कुछ बेटर होगा और सभी के लिए होगा। आपको भी उम्मीद है? हाँ, मुझे तो बहुत उम्मीद है। जितना इस समय बदला, उससे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, आज काफ़ी आ रही है। काफ़ी स्कीम्स मोदी जी लाए हैं हमारे लिए, काफ़ी वर्क हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप क्या? जी देखो, प्रोग्रेस तो हुई है मोदी सरकार आने से भी, पर यह है कि हमें तो अपने एरिया का ज़्यादातर पता रहता है, तो वो अच्छा है। स्वच्छता अभियान भी है, सब कुछ है, गरीबों को भी फैसिलिटीज़ मिल रही है, मिडिल क्लास भी सही है, ठीक है, अपना प्रोग्रेस तो हो ही रही है इंडिया में। पहले दौर की इस बातचीत से साफ है कि महिलाएं मोदी सरकार से काफी खुश हैं। इस इलाके के विधायक विजेंद्र गुप्ता हैं। दिल्ली में जब आपकी लहर थी तब भी यहाँ बीजेपी की जीत हुई थी। सवालों का सिलसिला हमने आगे बढ़ाया और चर्चा महिला सुरक्षा पर हुई। आपको लगता है अभी भी बेटियां सड़क पर उतनी सुरक्षित नहीं है जितना होनी चाहिए? सर, उतनी सुरक्षित तो नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन पहले से बहुत बेटर है। मतलब पहले तो डर लगता था, रात के 8 बज गए, बेटी को यहाँ ना भेजो, वहाँ ना भेजो, लेकिन उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन इनसिक्योरिटी ख़त्म नहीं हुई है। ये कह सकते हैं कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है।
और एक सबसे अच्छी बात जो बीजेपी सरकार की है, उन्होंने बेटियों के लिए जो एक पॉजिटिविटी बढ़ाई है ना लोगों में, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पहले हम भी देखते थे कि पता लगा बेटी है, उसको जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता था, लेकिन ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा चेंज हुई है। 100% हम सिक्योरिटी फील तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अब उतना डर नहीं लगता जब बच्ची बाहर जाती है, जॉब करके आती है, 9 बजे भी घर आती है, तो एक हम आसपास में भी देखते हैं सब लोग बड़े इजीली सब हो रहा है। आपको क्या लगता है कि बेटी बाहर गई तो बार बार मोबाइल पर उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ती है अब या नहीं पड़ती? नहीं, इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती कि आजकल इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, आप बेटी की सुरक्षा के लिए आप उसे मतलब आप कर सकते हैं। इतनी ज़रूरत आज नहीं पड़ती क्योंकि लाइटिंग का सिस्टम बहुत है हमारे यहाँ। फिर भी छेड़छाड़ी की घटनाएं सब काफ़ी हैं, पर हमारे आसपास के एरिया में फिर भी इतना नहीं है, साफ वातावरण है। आपको क्या? नहीं, बात इनकी बात से सहमत हो जी, पूरी सेफ्टी तो है नहीं, पर फिर भी है कि बच्चे सेफ हैं आज के टाइम में थोड़ा बहुत, कि भाई 100% नहीं तो 80% तो हैं लड़कियां सेफ। महिलाओं की बातचीत से साफ था कि दिल्ली की आधी आबादी तो मोदी के साथ है। वैसे भी दिल्ली और बड़े शहरों में उम्मीदवार कम, पार्टियां ज्यादा मायने रखती हैं। उदित राज का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे पत्रकार मुकेश केजरीवाल के पास। 10 में से कितने नंबर दोगे? कंस्टिट्यूंसी में काम करने के लिहाज से 4 नंबर। और सबसे बड़ी बात यह है ना, आजकल तो भाजपा के जितने सांसद हैं और दिल्ली के खास तौर पे, इनके सामने एक सवाल है कि अगली बार टिकट मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सारा दारोमदार इस बात पे है कि पार्टी ज्यादातर लोगों में देख रही है कि लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, तो टिकट काटने की तैयारी है। उदित राज ने इस बात को भांपते हुए कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से उनका टिकट न कटे, ताकि जो दलित आइडेंटिटी को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अगर टिकट कटती हुई दिखाई देती हो तो दलित वोट हमारे से न खिसक जाए, इसलिए उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है। और भी कई दलित सांसद हैं मौजूदा। कुल मिलाकर यही लगता है कि भले ही उदित राज कमजोर विकेट पर हों, लेकिन पार्टी में एससी चेहरा होने की वजह से बीजेपी उन्हें दरकिनार नहीं कर पाएगी। दिल्ली की ये एकमात्र सीट है जो कि सुरक्षित सीट है, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए सीट सुरक्षित है। लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ के सांसद उदित राज ने इस वर्ग के लिए सांसद निधि कोष से कोई विशेष योजना मंजूर नहीं की है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विजय विद्रोही, दिल्ली, एबीपी न्यूज। विजय पथ पार्ट 2। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।